तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई मज़ेदार और बिंदास चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए आज मैं आपके सामने आ चुका हूं। क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर आपके सामने बेटा हम लेकर आ चुके हैं। तो आपको पता है हमारे चैनल पर बेटा 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने अभी तक इसे फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 MCQs के अंदर चाहिए तो इस सीरीज़ को फॉलो करना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि पता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 17 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 19 डेज़ बचे हुए हैं। तो इन 90 डेज़ के लिए हमारे टीम ने आपकी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। इन 90 डेज़ के अंदर बेटा हम केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वन शॉट लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं हम। ठीक है, और अभी हमने इंग्लिश के भी लेक्चर्स लेना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। वन शॉट वीडियो पहली ए लेटर टू गॉड हमने अपलोड भी कर दी है। ए लेटर टू गॉड, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आज के चैप्टर की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो हमें बताना है नॉट कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, तो याद रखो, पहले हाईलाइट कर लो नॉट को। ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। तो उन एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर हाई पॉपुलेशन होती है। बेटा ये बिल्कुल सही बात है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है। हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज्ड, तो इसमें हाई डोज यूज़ किए जाते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स की, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग, नहीं ये गलत बात है। क्यों, ये कॉमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर बेटा जो फार्मर्स होते हैं अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए ये फार्मिंग करते हैं। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही ये यहाँ पे गलत हो जाएगा जो हमें पूछा था। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। मिसिस मोनिका अलॉन्ग विथ हर फैमिली क्लियर्स अ पीस ऑफ लैंड एंड ग्रो ग्रेन एंड अदर फूड क्रॉप्स टू फीड हर फैमिली। व्हेन द सॉइल्स फर्टिलिटी डिक्रीजेस शी प्रिपेयर्स अनदर पीस ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर एग्रीकल्चर डज सी यूज। तो देखो बेटा, अगर मान लो कोई ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम खेतीबाड़ी कर रहे थे। ठीक है, अगर इस सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, एक नया पीस ऑफ लैंड पे क्या करने लगते हैं, फार्मिंग करने लगते हैं। ठीक है, फार्मिंग करते हैं। तो इस तरीके के मेथड को क्या बोला जाता है, इस तरीके के मेथड को बोला जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट थ्रू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ऑब्जेक्ट क्या है इनका, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है तो वो किस में होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। असर्शन प्रिमेटिव फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग, बिल्कुल सही बात है। इसी का दूसरा नाम बेटा क्या होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है प्रिमेटिव फार्मिंग का। ठीक है, द मेन एम इज़ टू प्रोड्यूस फॉर फैमिली कंजप्शन नॉट फॉर सेल, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात भी सही है कि जो हमारी प्रिमेटिव फार्मिंग होती है उसका सिर्फ मेन एम होता है कि फैमिली कंजप्शन के लिए, उनको अपनी फसल बेचनी नहीं होती। ठीक है, सिंपली बात ये है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। जूमिंग इज अ लोकल नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन। तो देखो, जूमिंग हमारा शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है उसका लोकल नेम कहाँ पर होता है, वो होता है आपका वेस्टर्न घाट में नहीं, साउथ वेस्ट स्टेट्स में भी नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम जूमिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। मिक्स फार्मिंग रेफर्स टू, तो मिक्स फार्मिंग क्या होता है हमारा, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप ऑन द सेम फील्ड नहीं, ग्रोइंग फूड क्रॉप्स अलॉन्ग विथ फॉडर क्रॉप्स फॉर लाइवली स्टॉक, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम क्या करते हैं, फूड क्रॉप के साथ साथ हम फॉडर क्रॉप्स को भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम थोड़ी जानते हैं
क्रॉप सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमारी खारिफ होती हैं, राबी की होती हैं और ज़ेद की होती हैं। सीजन्स कौन से होते हैं देखो बेटा, ये सोन किया जाता है जून से जुलाई, ठीक है। इन्हें कब बोया जाता है? जून से जुलाई में। और इन्हें काटा कब जाता है? सितंबर से अक्टूबर। रबी की क्रॉप को अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या किया जाता है? सोन किया जाता है और हार्वेस्टेड होती है अप्रैल से जून। ज़ेद की फसल सोन की जाती है, सोन एंड हार्वेस्टेड मार्च एंड जुलाई के बीच में ही कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स हैं खारिफ की, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ईटीसी, ठीक है। रबी की व्हीट, बर्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। और ज़ेद की सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फोडर क्रॉप्स, ईटीसी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर स्टेट दिए हैं जहाँ पर ये क्रॉप्स उगती हैं, ठीक है। तो आपको ये टेबल लर्न कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो इंपोर्टेंट टेबल है। तो चलिए हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे? द राबी क्रॉप आर सोन एंड हार्वेस्टेड इन विच मंथ ऑफ रेस्पेक्टिवली। अभी हमने पढ़ा था, तो हमारी राबी क्रॉप सोन होती है अक्टूबर से दिसंबर और हार्वेस्ट होती है हमारी अप्रैल से जून। तो देख सकते हैं आप, देखिए राबी क्रॉप अक्टूबर से दिसंबर में सोन हो रही है और हार्वेस्टेड हो रही है अप्रैल से जून। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Imagine you are traveling from Delhi to Chandigarh to attend a wedding by road in January. Which of the following crop will be you notice prominently in the field during the journey? ठीक है, तो आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हो, तो बेटा यहाँ पे हरियाणा वगैरह पड़ेगा। तो बेटा हरियाणा में इस टाइम पे जनवरी सर्दियों के टाइम पे कौन सी फसल होती है? जनवरी, तो यहाँ पे हो रही होगा आपका क्या? वीट। आपका क्या हो रहा है? वीट। और वीट कौन सी फसल होती है? राबी। तो राबी की फसल हो रही होगी, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, वीट होगा, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ बिलो इन्फॉर्मेशन। तो देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। दिस क्रॉप इज अ मेजर कैश क्रॉप, ठीक है। कैश क्रॉप क्या? जिस क्रॉप को सेल किया जाता है और पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये बात भी समझ में आती है। इट इज़ नोन फॉर अरोमा, एरोमा भी इसे बोला जाता है। तो कैश क्रॉप और कर्नाटक एंड तमिलनाडु में होती है। तो बेटा ये क्या होता है हमारे यहाँ पे? कॉफ़ी होता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे होता है? हमारा कर्नाटका में होता है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 10 की बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन है इट रिक्वायर्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज, याद रखना रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में। इट इज़ प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन, तो इक्वेटोरियल रीजन की प्राइमरली क्रॉप है ये। तो कॉटन तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी रबर ही होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की तरह काम करता है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ग्राउंडनट भी नहीं होगा और मस्टर्ड भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है? इस बेटा जूट को बोला जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंडिया में जूट कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए read the question number 12, read the following information and identify the crop. It is the staple food crop of majority of people in India, ठीक है। India is the second largest producer of this crop, ठीक है। It is a खारीफ क्रॉप, किसकी है जी? खारीफ की क्रॉप है, ठीक है। तो देखो वीट तो हो नहीं सकता क्योंकि राबी की है, बाजरा भी राबी की है, तो ये तो दो वैसे ही नहीं हो गए। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? और इट रिक्वायर, हाँ ये और पढ़िए, इट रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी विद 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल क्रॉप। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा राइस, ठीक है, क्योंकि खारिफ की क्रॉप हमारी कौन सी है? राइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ठीक है। सेकंड, इट इज़ अ राबी क्रॉप, ये बात भी ठीक है। इट रिक्वायर अ कूल growing season and bright sunshine at the time of ripening. It require 50 to 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो देखो कूल, तो पहली बात तो राबी की होगी, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ये राबी दिया ही था हमें, कोई दिक्कत नहीं है। और कूल
मतलब हमें ठंडा मौसम भी चाहिए, तो ये कौन सा हो सकता है हमारा? ठीक, कौन होगा हमारा? वीट होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट फॉर रबर कल्टीवेशन? तो रबर कल्टीवेशन के लिए मेन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है हमारी? लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर नहीं बेटा, हॉट होना चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हैवी रेनफॉल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, मिलेट्स लाइक बाजरा एंड ज्वार आर इम्पोर्टेंट बिकॉज। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है मिलेट्स, बाजरा और ज्वार हमारे लिए? दे आर फाइबर क्रॉप ना, दे आर रिच इन आयरन, ये हटा देते हैं हम, एक सेकेंड। दे आर रिच इन आयरन एंड रफेज, ये बात बिल्कुल सही है। किस में रिच होते हैं? हमारे आयरन में होते हैं। ठीक है, दे आर रिक्वायर एक्सेसिव इरीगेशन, नहीं। दे आर पेरी पेरिसेबल क्रॉप्स, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। स्वप्ना इज अ स्मॉल फार्मर, स्वप्ना वांट टू कल्टिवेट कॉटन, व्हाट काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन विल बी सुटेबल फॉर दिस, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो स्वप्ना को क्या करना है बेटा? कल्टीवेट करनी है कॉटन, तो बताना हमें मोस्ट ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या सही रहेंगी उसके लिए। लेटराइट सॉइल वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने आपके ज्योग्राफी के पहले ही चैप्टर में बताया था बेटा, अगर आपको कॉटन को कल्टीवेट करना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्लैक सॉइल की। ठीक है, ब्लैक सॉइल की, तो लेटराइट वाला गलत है, ए और सी तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, ये भी बात सही है, ब्लैक सॉइल। लाइट रेनफॉल, बिल्कुल सही बात है। हाई रेनफॉल नहीं, लाइट रेनफॉल की जरूरत हो तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। लाइट रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, ब्राइट सनसाइन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच क्रॉप रिक्वायर फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनसाइन फॉर राइपनिंग। ठीक है, फ्रॉस्ट फ्री डेज। ठीक है, तो ये किसकी ज़रूरत होती है? कॉटन को। याद रखना, इसके फ्रॉस्ट फ्री डेज होते हैं 210 डेज, पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो 210 दिन तक फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए हमारा जो क्लाइमेट है, तभी हमारी कॉटन की फसल अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन दिया है कॉटन ग्रोथ वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज, बिल्कुल सही बात है। डेक्कन प्लेट्यूज में ही ब्लैक सॉइल आपकी क्या होती है? ग्रो होती है। कॉटन, एक बात है, ब्लैक सॉइल का एक और नाम याद रख लो, इसको रेगोर सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। रीज़न क्या है? ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चर, बिल्कुल सही बात है, मॉइस्चर को रिटेन करती है। एंड रिच इन आयरन एंड लाइम, बिल्कुल सही बात है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द भूदान ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, तो ये किसने किया था? ये किया था विनोबा भावे जी ने। कब किया था? 1951 में। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। जगह का नाम क्या था? पल्लम पाली करके कुछ एक जगह थी, आई एम नॉट कन्फर्म, आप इसे कन्फर्म कर सकते हैं। मे बी पल्लम पाली एक जगह थी, मतलब एक गांव था, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अगर मैंने ये गलत लिखा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? ठीक है, तो इसका क्या काम है? टू इम्पोर्ट न्यू फर्टिलाइजर्स, नहीं। टू प्रमोट एनिमल हस्बेंड्री, नो। टू प्रमोट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ICAR है उसका मेन काम क्या है? कि प्रमोट करता है एग्रीकल्चर रिसर्च को एंड एजुकेशन को। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा कब स्टार्ट हुआ था? 1966 से 67 के बीच में स्टार्ट हुआ था। और ये किसने स्टार्ट किया था? MS स्वामीनाथन जी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी ने। ठीक है, और इसके अंदर क्या HYV सीड्स यूज हुए थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मुझे ये बताइए, ऑपरेशन फ्लड किसके लिए यूज़ हुआ था? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड किसके लिए यूज़ हुआ था हमारा? और मुझे बताइए ब्लू ऑपरेशन किसके लिए शुरू किया गया था? ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड आपके लिए मिल्क के लिए यूज़ किया गया था बेटा। ठीक है, और ब्लू ऑपरेशन आपका यूज़ किया था फिश के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेंगे।
चलिए आगे मूव करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमसे, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड इजी लोन्स टू फार्मर फॉर कल्टीवेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि केसीसी जो कार्ड्स प्रोवाइड किए गए थे उसके तहत हम इजी लोन्स प्रोवाइड करवा सकते थे फार्मर्स को फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इज एम्ड एट स्टेबलाइजिंग फार्मर्स इनकम। तो फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए हमने कौन सा रिफॉर्म लाए थे? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल्कुल सही बात है। मनरेगा नहीं, 100 दिन की गारंटी वाला एक्ट है ये तो नहीं। मेक इन इंडिया ये भी नहीं, और डिजिटल इंडिया ये भी नहीं। तो एमएसपी लेकर आए थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है? एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था, लैंड सीलिंग एक्ट ये भी था, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं बेटा, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कोई रिफॉर्म नहीं था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये भी था। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा गलत हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका रहता हमेशा क्या, होमवर्क क्वेश्चन, और इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स तक बेटा इस चैनल को कर दीजिए शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।